हाँ जी, चलो। अब हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी। दिल थाम के बैठे हैं। राइट। मजा आएगा आपको अगले 2 घंटे ज्योग्राफी पढ़ने में। ठीक है। जहां पर हम कुछ फेनोमेना, कुछ प्रोसेस देखने वाले हैं कि कोई भी प्रोसेस हमारा कैसे होता है। राइट। क्या चीजें हैं, ठीक है। वो सब कुछ मैं आपको यहाँ देखने वाला हूँ। एक और चीज, इस हफ्ते, चलो अभी रहने दो, अगले हफ्ते से आपको टेस्ट दूंगा मैं, ठीक है। इस हफ्ते रहने देता है। अगले हफ्ते से जितना भी आपने पढ़ा होगा उस दिन तक, उसमें से आपका टेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने आपको पढ़ा दिया था इंसोलेशन क्या होता है, अगर आपको याद हो। सबसे पहले, व्हाट एग्जैक्टली इज इंसोलेशन। और उसी इंसोलेशन से एक सवाल है मेरा आपके लिए। कृपया उस सवाल का जवाब दें। उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 प्लीज रीड करो और मुझे इसका जवाब दीजिए। बैक कर लो पोल को, जवाब दो। सॉरी। सोच के पढ़ोगे तो बस दिख खतरनाक रहा है एकदम आसान। आपको मैंने शायद आइसोथर्म पढ़ा दिया था, आइसो बार पढ़ा दिया था, वर्टिकल प्रेशर, हॉरिजॉन्टल प्रेशर, ये सब पढ़ा दिया था, ठीक है। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। शाबाश, गुड। बढ़िया यार, ठीक है। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू विथ रिगार्ड टू, या रिगार्डिंग ग्रीन हाउस, ठीक है। ग्रीन हाउस के बारे में इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहले उसने बोला कि जो शॉर्टर वेवलेंथ हमारी होती है, द शॉर्टर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन, जो हमारी शॉर्टर वेवलेंथ की इंफ्रारेड रेडिएशन है, सन से जो आती है, वो ग्रीन हाउस को इंटर कर सकती है। लेकिन जो लॉन्गर वेवलेंथ है, वो इंटर नहीं कर सकती, यानी कि क्रॉस नहीं कर सकती। बिल्कुल सही बात है, ये आपका आंसर है, ठीक है। आपको अगर याद नहीं है तो मैंने पढ़ाया था कि अगर ये सन है हमारा, ये हमारा अर्थ है दोस्तों, ये सन था, ये अर्थ थी, ठीक है हमारी। अब वी नो कि सन से जो हमारी एनर्जी आती है वो किस फॉर्म में होती है, ये हमारी शॉर्ट वेव के फॉर्म में होती है। राइट दोस्तों, ये आपकी होती है शॉर्ट वेव के फॉर्म में। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव। ओके, ये आपकी होती है शॉर्ट वेव के फॉर्म में। अब जब ये शॉर्ट वेव के फॉर्म में आई, राइट, तो इसको अर्थ क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और जब अर्थ इसको वापस भेजेगा, तो ये आपकी होती है दोस्तों लॉन्ग वेव के फॉर्म में। जब अर्थ इसको वापस भेज रहा होता है, तब ये होती है आपके लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में। अब जो बीच में हमारे ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस इनकमिंग रेडिएशन के लिए होती हैं ट्रांसपेरेंट। ग्रीन हाउस गैसेस इनकमिंग रेडिएशन के लिए होती हैं दोस्तों ट्रांसपेरेंट। और जो आउटगोइंग रेडिएशन है उसके लिए ओपेक होती, उसके लिए क्या होंगी दोस्तों, उसके लिए ओपेक होंगी। तो ये दो चीज भी हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, अच्छे से। तो यहां पर वही उसने पूछा था आपसे सवाल, ये सब आप कर लोगे, ठीक है। चलो ग्रेट। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था आइसोथर्म क्या है, आइसोथर्म का नेचर कैसा है दोस्तों। साथ में मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारा आइसोबार कैसे रिएक्ट करता है। अगर आइसोबार हमारे, जरा बताओ मुझे, अगर दोस्तों आइसोबार हमारे करीब होंगे तो क्या होगा। हाँ भाई, आइसोबार अगर हमारे करीब होंगे तो क्या होगा। गुड। अनस्टेबल वेदर होगा, ठीक है। स्पीड बहुत ज्यादा होगी, हमारा जो मौसम होगा, मौसम बहुत खतरनाक होगा, ठीक है। खतरनाक मौसम होगा और अनस्टेबल होगा, ठीक है। चीजें हमारी अनस्टेबल होंगी। चलो वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, ओके।
तो अभी मैं इन्वर्जन पर आऊंगा, इन्वर्जन पर मैं बाद में आता हूं, ठीक है। उसके पहले जरा हम समझते हैं बाकी चीजें। तो दोस्तों मैंने आपको एक बार जरा मैं स्लाइड ले ही लेता हूं, बिकॉज थोड़ा जरूरी है वहां पर बताना कुछ चीजें आपको। देखो भाई ध्यान से, बहुत प्यार से। तो ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था कि व्हाट एग्जैक्टली इज ग्रीन हाउस गैसेस, होते क्या हैं, इंसुलेशन हमारा क्या होता है, राइट, एल्बिडो क्या होता है, एल्बिडो किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है, कौन से प्लैनेट का ज्यादा होता है एल्बिडो, किसका कम होता है, कोरलेस फोर्स की चीजें हमने पढ़ी थी, राइट, आइसो वाली सारी लाइंस हमने पढ़ी थी, आइसोथर्म का नेचर देखा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि जनवरी में आइसोथर्म का हमारा नेचर कैसा होता है, दिस वाज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हमारी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, वहां पर टेम्परेचर कैसा होता है। देन फिर हम लोग प्रेशर पर आए थे। प्रेशर में क्या था कि आपके दो प्रकार के, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वर्टिकल प्रेशर आपका ऊपर जाने पर डिक्रीज करता है 1 मिलीबार पर 10 मीटर पर, बट ये रेट आपका फिक्स नहीं होता। वहीं पर हॉरिजॉन्टल प्रेशर आपका जो होता है वो फिर हमने पढ़ा हुआ था कि उसमें क्या क्या आपका होता है। ये पूरा हॉरिजॉन्टल प्रेशर हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा था आपके प्लेनेटरी विंड्स के बारे में, राइट, जो आपके विंड्स हमारे फॉर्म होते हैं वो कैसे हैं, वो हमने यहां पर देखा था, राइट, कि आपके हमारे दोस्तों ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से ये हमारी हवाएं आ रही हैं, वेस्टर्लीज कहाँ बह रही हैं, पोलर ईस्टर्लीज कहाँ बह रही हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कहाँ बह रही हैं, ये सब कुछ दोस्तों हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे, ठीक है। चलो बढ़िया। उसके बाद फिर आइसो बार की चीजें देखी थी हमने, और लास्ट में हमारे कुछ ऐसी हवाएं होती हैं एक्स्ट्रा जो और बहती हैं, एनाबेटिक, कैटाबेटिक, सी ब्रीज, वैली ब्रीज, इसको भी दोस्तों हमने देखा हुआ था, ठीक है। तो यहां से हम जरा आगे पढ़ना शुरू करेंगे आज। तो इस टॉपिक पर मैं बाद में आऊंगा, अभी जरा मैं एक ऐसे स्लाइड ले ले रहा हूं, एक सेकंड। चलो देखो ध्यान से यहीं पर। तो भाइयों ये हमने पढ़ा हॉरिजॉन्टल प्रेशर हमारा कैसा है, ठीक है। अब स्पेशली हमारे सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है, बहुत प्यार से देखना। ये हमें पता है कि दिस इज अगेन हमारा इक्वेटर, ये 0 डिग्री है, दिस इज 90 डिग्री नॉर्थ, एंड दिस इज 90 डिग्री साउथ, ओके। अब होता क्या है दोस्तों, जो आपका सदर्न हेमिस्फेयर है, नो दिस इज सदर्न हेमिस्फेयर, ये सदर्न हेमिस्फेयर है, ठीक। जो हमारा सदर्न हेमिस्फेयर है दोस्तों, सदर्न हेमिस्फेयर में क्या है एग्जैक्टली exactly? सदर्न हेमिस्फेयर में आपकी हमारे ओपन सीज है, यहां पर आपको जो समुद्र है वो ओपन मिलता है, ठीक है। आपने देखा होगा, देखो इसीलिए हमने नदर्न हेमिस्फेयर का पढ़ा हुआ था कि नदर्न हेमिस्फेयर में जनवरी में क्या होता है, आइसोथर्म कहा जाता है। इसीलिए हमने केवल नदर्न हेमिस्फेयर पर फोकस किया था, बिकॉज नदर्न हेमिस्फेयर में नॉर्मली क्या होता है, नदर्न हेमिस्फेयर में आपका नॉर्मली ये होता है भाई कि वहां पर जमीन बहुत ज्यादा है ना, यहाँ पर लैंड बहुत ज्यादा है। तो जब जमीन बहुत ज्यादा होगा तो जमीन की खासियत क्या है कि बहुत जल्दी गर्म बहुत जल्दी ठंडी, राइट। बट जो सदन हमारे हेमिस्फेयर हैं, सदन आपका जो पार्ट है उधर क्या है, उधर जमीन कम है, वहां पर ओशन ज्यादा है। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे कुछ लैटिट्यूड्स पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जैसे आपके 40 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ पर बहुत तेज हवा चलती है, जिसको हम कहते हैं रोरिंग फोर्टीज के नाम से जानते हैं, इसको वी कॉल रोरिंग फोर्टीज, ठीक है भाई, रोरिंग फोर्टीज के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। ये टॉपिक हटा देना, ये ऐसे ऊपर लिखे हुए हैं, क्योंकि पेजेस फिक्स नहीं होते कितने पेज लगेंगे पढ़ाने में, तो ये ऊपर के टॉपिक हटा देना, जो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो देखना। तो 40 डिग्री साउथ में हमारा दोस्तों, इसको हम बोलते हैं रोरिंग फोर्टीज, राइट। इसके अलावा आपका जो हमारा होता है 50 डिग्री साउथ, 50 डिग्री साउथ की हम लाइन को कहते हैं फ्यूरियस फिफ्टीज, इसको भी कॉल फ्यूरियस फिफ्टीज, ठीक। जो हमारी 60 डिग्री की लाइन है उसको हम बोलते हैं श्रिंकिंग सिक्सटीज, ठीक। तो ये कुछ आपके लैटिट्यूड्स हैं हमारे, राइट। और एक आपका 70 डिग्री होता है स्क्रीमिंग सेवेंटीज, ठीक है। कुछ आपके हमारे दोस्तों लैटिट्यूड्स हैं जहां पर स्पीड बहुत ज्यादा होती है हवाओं की, तो इस पर्टिकुलर लैटिट्यूड के आसपास हम उनको क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं रोरिंग फोर्टीज, फ्यूरियस फिफ्टीज, श्रिंकिंग सिक्सटीज, ये सारी चीजों से हम बुलाते हैं, ठीक है। कहां पर, सदर्न ओशन में, यानी जो यहां पर मिडिल आपका लैटिट्यूड है,
मिडिल लैटिट्यूड के आसपास यहाँ की हवाओं को हम दोस्तों इस नाम से जानते हैं, जरा ध्यान रखना, ठीक है। रोलिंग 40s, फ्यूरियस 50s, श्रिंकिंग 60s, राइट, और आपका हमारा स्क्रीमिंग 70s, ठीक है। ये सारे हमारे नेम्स हैं आपके, हमारे इनके। चलो ग्रेट। अब जब हम पढ़ रहे हैं हवा के बारे में दोस्तों, कभी भी अगर मैं आपको बताऊंगा हवा के बारे में, राइट, तो केवल 4 फोर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हवा के डायरेक्शन या वेलोसिटी को, ठीक है। तो बहुत ध्यान से लिखना हेडिंग कि ऐसे हमारे कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्ट वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड। विंड का दोस्तों डायरेक्शन, ठीक है, विंड का डायरेक्शन और विंड की स्पीड कितनी ज्यादा होगी, ये केवल 4 लोग हैं हमारे जो इंपैक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। कैसे? पहला है आपका दोस्तों, पहला है, पहले लिख लेते हैं उसके बाद फिर आपको समझाता हूं। पहला है हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। फर्स्ट इज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। इसका मतलब क्या होता है भैया? प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है जो आपका प्रेशर डिफरेंस होता है, ठीक। तो फर्स्ट वन इज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, सेकंड वन इज फ्रिक्शनल फोर्स, सेकंड इज फ्रिक्शनल फोर्स, थर्ड इज ग्रेविटेशनल फोर्स, थर्ड इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। फोर्थ इज कॉरिलियस फोर्स। फोर्थ दोस्तों हमारा होता है कॉरिलियस फोर्स। तो किसी भी पॉइंट पर आपके हवा के ऊपर हवा की डायरेक्शन या हवा का डायरेक्शन क्या होगा या वेलोसिटी कितनी होगी, ये चीज आपकी इंपैक्ट कौन करेगी? ये चीज हमारी इंपैक्ट करती है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और कोरिलियस फोर्स। ये हमारे दोस्तों 4 फोर्स होते हैं जो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमारी हवा को इंपैक्ट कर रहे होते हैं। अब कैसे, एक बार जरा हम वो समझ लेते हैं। दोस्तों इमेजिन करो, एक मैं यहां पर इमेजिन कर रहा हूं हाई प्रेशर और एक लो प्रेशर। चलो ये मैंने मान लिया आपका 990 मिली बार का प्रेशर, ठीक। ये मैंने मान लिया आपका 1000 मिली बार का प्रेशर, ठीक है। ये मैंने क्या माना? कि आपके दो आइसो बार हैं। इस वाले आइसो बार पर 990 अप्रोक्सीमेटली 990 मिली बार का प्रेशर है। इस वाले आइसो बार पर 1000 मिली बार का प्रेशर है। कॉमन सेंस है कि आपकी हवा कहां से कहां मूव होगी? नीचे से ऊपर मूव होगी। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव होती है हवा, ठीक है। तो आपकी हवा नॉर्मली जाएगी इधर। अब आपकी हवा इधर क्यों गई? आपकी हवा मेरे भाई इधर क्यों गई है? इट इज ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। आपकी हवा इधर इसलिए गई है ड्यू टू प्रेशर में डिफरेंस था, जिसको हम प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं, एंड दिस इज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स भाई। सो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से क्या हुआ है? आपकी हवा हमारी नीचे से ऊपर गई। पहला फोर्स क्लियर है कि भैया यार कहीं पर हाई प्रेशर होगा, कहीं पर लो प्रेशर होगा, तो हमारी हवा क्या होगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाएगी तुरंत, बढ़िया से, ठीक है, बढ़िया। अच्छा जी, अब इसके, अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करूं, राइट, तो जो हमारा इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा? इसको बैलेंस कर रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा हवा पर नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाइयों। ग्रेविटेशनल फोर्स आपका लग रहा होगा नीचे की तरफ। अच्छा, इसके अलावा हमें पता है कोरिलियस फोर्स, और ये मैंने पॉइंट आपको शायद लिखाया है, नहीं लिखाया है तो लिख लो। जो हमारा कोरिलियस फोर्स होता है दोस्तों, कोरिलियस फोर्स होता है, इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू, ये हमेशा आपका होता है परपेंडिकुलर, इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के हमेशा होता है परपेंडिकुलर, कौन? हमारा कोरिलियस फोर्स, ठीक है। तो आपका कोरिलियस फोर्स चाहे इधर लग रहा होगा चाहे इधर लग रहा होगा, राइट या लेफ्ट डिपेंड करेगा हेमिस्फेयर। अगर आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है तो राइट लग रहा होगा, सदर्न हेमिस्फेयर होगा तो लेफ्ट लग रहा होगा, लेकिन परपेंडिकुलर ही लग रहा होगा। तो भाइयों कोरिलियस फोर्स आपका ऐसे लग रहा होगा। ये हमारा हो गया कोरिलियस फोर्स।
अब इस कोरलिस फोर्स को नॉर्मली जमीन के पास बैलेंस करता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। इसको हम कहते हैं भाइयों फ्रिक्शनल फोर्स। नाउ दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स। ये है दोस्तों हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। तो दिस वाज फ्रिक्शनल फोर्स, ये आपका हो गया कोरलिस फोर्स, ये आपका हो गया प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, और ये आपका हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। ये चार फोर्सेस हमारे हैं जो आपके हवा पर एक टाइम पर लग रहे होते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों। पहले मैंने आपको सिखाया कि यार ये मैंने एक हाई प्रेशर जोन बनाया, ये मैंने एक लो प्रेशर जोन बनाया। वी ऑल नो कि हवा हाई से लो चलती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी हवा यहां से ऊपर जाएगी ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। प्रेशर डिफरेंस है, और प्रेशर डिफरेंस वाला जो फोर्स है उसकी वजह से आपकी हवा नीचे से ऊपर गई। पहली चीज क्लियर हो गई, ग्रेट। अब इसको बैलेंस कर रहा होगा, नीचे नीचे की तरफ लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आपका लग रहा होगा नीचे की तरफ, राइट। ओके। अब इसी के राइट साइड लग रहा है आपका कोरलियस फोर्स भैया, और उसी को बैलेंस कर रहा होगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये सरफेस पर आपके चार फोर्स लग रहे होंगे एट सरफेस किसी एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर, ठीक है भाई। तो कैसे लगते हैं वो मैंने आपको सिखाया। एग्जाम में खाली नाम पूछता है कि जरा बताओ हवा के डायरेक्शन को डिसाइड कौन से फोर्सेस कर रहे होते हैं। तो ये चार फोर्सेस हैं हमारे जो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपके लग रहे होते हैं। क्या अच्छे से क्लियर है ये? हर्षित, अर्थ रोटेट करता है ना उसकी वजह से। चलो, ओके। ग्रेट, ठीक है। तो भाइयों ये अपने को क्लियर हो गया पहले बात तो कि नॉर्मली क्या कंडीशन हमारी है, ठीक है। अब इसी में हमारी इसको एक हमारी विंड होती है, राइट, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। नीचे आ दो, ये तो आप कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अब जो मैंने आपको भी ड्रॉ किया, राइट, अब समझना बहुत ध्यान से, ठीक। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं 2-3 किलोमीटर ऊपर। अब जो आपकी हवा होती है, विंड हमारी, इन अपर ट्रोपोस्फेयर, अपर एटमॉस्फेयर में जो आपकी हवाएं होती हैं, अपर एटमॉस्फेयर का मतलब है 2-3 किलोमीटर ऊपर, 2-3 किलोमीटर अबव, ठीक है। सो विंड इन अपर एटमॉस्फेयर 2-3 किलोमीटर अबव क्या हालात होते हैं समझते हैं। सो 2-3 किलोमीटर अबव हालात ये होते हैं कि आपकी जो हमारी हवा है उस पर फ्रिक्शन और ग्रेविटी नहीं लग रहा होता, ठीक है। सो 2-3 किलोमीटर ऊपर हालात क्या होते हैं, जैसे मान लो ये मैंने मान लिया एक आपका लो प्रेशर 1000 मिली बार का, ये मैंने मान लिया एक हाई प्रेशर 1100 मिली बार का, ठीक। तो सबसे पहले इस पर क्या लगने वाला है, सबसे पहले इस पर लगेगा आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। लग गया, ये था प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। अब हमें पता है कि 2-3 किलोमीटर ऊपर है ये, तो 2-3 किलोमीटर ऊपर ना तो फ्रिक्शन लग रहा होगा ना ही उतना ग्रेविटी लग रहा होगा। केवल मेनली दो फोर्स लग रहे होते हैं, एक कोरलियस फोर्स और दूसरा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तो कोरलियस फोर्स अगर इधर लग रहा है, तो आप ध्यान सुनना, कोरलियस फोर्स अगर राइट की तरफ लग रहा होगा तो जो हवा को जाना था सीधे, वो हवा आपकी ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी। और आपको पता है प्रेशर ग्रेडियंट के परपेंडिकुलर हमेशा होता है कॉर्लियस फोर्स। तो अब कॉर्लियस फोर्स ऐसे लगने लगेगा, फिर कॉर्लियस फोर्स और राइट में डिफ्लेक्ट करेगा, तो आपकी हवा ऐसे चलेगी और कॉर्लियस फोर्स इधर लग रहा होगा। और फिर एक टाइम आएगा जब आपका कॉर्लियस फोर्स एकदम ऐसे, सॉरी, आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ऐसे एकदम पैरेलल हो जाएगा और कॉर्लियस फोर्स एकदम यहां आ जाएगा, कॉर्लियस फोर्स यहां आ जाएगा। और अब ये जो आपकी हवा बह रही है, जो आपके आइसो बार के एकदम पैरेलल बह रही है, इसी हवा को दोस्तों हम नाम देते हैं जियोस्ट्रॉपिक विंड। इस हवा को हम कहते हैं जियोस्ट्रॉपिक विंड। और ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है सीडीएस का, ठीक। तो मैंने अभी जो यहां पर लिखा है, पहले मैं उसको इंग्लिश में लिख दे रहा हूं आपके लिए, और फिर मैं आपको एक बार और समझा दूंगा कि मैंने अभी बोला क्या। तो दोस्तों जियोस्ट्रॉपिक विंड के बारे में क्या कहानी है कि जब आपके आइसो बार हमारे होते हैं स्ट्रेट, when isobars are
स्ट्रेट, जब हमारे आइसोबार स्ट्रेट होते हैं एंड देयर इज नो फ्रिक्शन, और कोई फ्रिक्शन नहीं होता, इसका मतलब 3-4 किलोमीटर आप ऊपर हो एंड देयर इज नो फ्रिक्शन, उस टाइम पर क्या होता है, ठीक, उस टाइम पर जो आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, जो आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है दोस्तों, वो बैलेंस हो जाता है कोरियोलिस फोर्स के द्वारा, इज बैलेंस्ड बाय कोरियोलिस फोर्स, एंड इस बैलेंस करने में जो एक नई विंड का फॉर्मेशन होता है, एंड द रिजल्टेंट विंड ब्लोज पैरेलल टू आइसोबार, ये सब लाइन देखे पूछेगा, पैरेलल बहती है परपेंडिकुलर बहती है, पैरेलल टू आइसोबार, ऐसी हवा को कहते हैं जियोस्ट्रॉपिक विंड, ऐसी हवा को ही हम कहते हैं जियोस्ट्रॉपिक विंड। तो ये हो गई दोस्तों इसकी डेफिनेशन। ओके, ये हमारे जियोस्ट्रॉपिक विंड की डेफिनेशन थी। अब एक बार फिर समझ लो, यहां लिखा है जब आइसोबार आपके हमारे क्या होंगे, स्ट्रेट होंगे, ये रहा आपका एक आइसोबार, ये रहा आपका एक आइसोबार, ठीक, ये मैं फिर से एक बना दे रहा हूं आपके लिए, देखो, ये मैंने मान लिया एक आइसोबार है, ये मैंने मान लिया एक और आइसोबार है, ठीक, ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर। अब आपका हमारा जब आइसोबार स्ट्रेट होगा और कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शन कब नहीं होता, जब आपकी हवा 2-3 किलोमीटर से ऊपर होती, कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, तब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को बैलेंस कर देगा कोरियोलिस फोर्स। कैसे? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स आपका इधर लग रहा होगा, उसके परपेंडिकुलर कोरियोलिस फोर्स लग रहा होगा, ठीक। अब कोरियोलिस फोर्स चीजों को राइट घुमा देगा, या लेफ्ट से भी घुमाओगे तब भी वही आएगा। तो अगर नदर्न हेमिस्फीयर होगा तो कोरियोलिस फोर्स हवा को राइट घुमा देगा, तो जो हवा, जो आपका प्रेशर ग्रेडियंट ऐसे जा रहा था, अब वो हवा ऐसे मुड़ जाएगी, और आपको पता है इसके परपेंडिकुलर होता है कोरियोलिस फोर्स, तो कोरियोलिस फोर्स इधर आ जाएगा, हवा और मुड़ेगी, कोरियोलिस फोर्स इधर आ जाएगा, हवा एकदम सीधे पैरेलल हो जाएगी। देखो, रिजल्टेंट विंड ब्लोज पैरेलल टू आइसोबार, हवा एकदम दोस्तों ऐसे पैरेलल बहने लगेगी दोनों आइसोबार के, इसी हवा को हम कहते हैं जियोस्ट्रॉपिक विंड। और कोरियोलिस फोर्स आपका यहां लग रहा होगा, तो कोरियोलिस फोर्स ने प्रेशर ग्रेडियंट, जो दोनों के बीच में प्रेशर का डिफरेंस है, उसको दोस्तों बैलेंस कर दिया, और एक एक्स्ट्रा जो हवा यहां पर बन गई है, इसी को कहते हैं जियोस्ट्रॉपिक विंड। सो व्हेन आइसोबार्स आर स्ट्रेट, कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को बैलेंस कर देता है कोरियोलिस फोर्स, और जो आपकी विंड का फॉर्मेशन होता है वो आइसोबार के पैरेलल बहती है, ऐसी हवा का ही नाम है जियोस्ट्रॉपिक विंड। क्लियर है सभी को अच्छे से? एग्जाम में डेफिनेशन पूछता है। रोहित कुमार या जो अनम्यूट करो। रोहित कुमार यादव। डेट स्ट्रीम अलग होता है मोहित, वो पढ़ोगे आप जब हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। रोहित जरा दोबारा बोलना, कहाँ से हो? रोहित कुमार यादव कहाँ से हो? कुलदीप उसका नेचर है दोस्त। रोहित जी कहाँ से हैं आप? अब बोलोगे नहीं तो फिर। आशना अनम्यूट करो। आशना, बताइए क्या डाउट है? आशना प्लीज अनम्यूट। कल से अगर मैं अनम्यूट करने को बोल रहा हूँ ना, जिसने नहीं किया ना, सीधे भगाऊंगा मैं, ध्यान रखना। तो जब क्लास ज्वाइन किया करो तो परमिशन दे के आया करो अपने आप को उसमें, कि मैं अनम्यूट कर पाऊँ, ठीक है? जिसको मैं अलाउ करूंगा वही बोल सकता है, लेकिन आपको भी अपने आप को परमिशन देनी होती है कि आप बोल पाओ। तो ध्यान रखना यार, चुप करके कहानी सुनने नहीं आते यार, ठीक है? और शर्माना बंद कर दो, कि बेइज्जती हो जाएगी, तुम्हारी इज्जत नहीं है, ठीक है, जो बेइज्जती हो जाएगी।
किसी को नहीं पता तुम कौन हो, तो शर्माना बंद कर दो और सीखने पे ध्यान लगाओ। और जब मैं एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ उस टाइम पर इधर उधर चक्कर मकर मत किया करो। ओके, पहले कोशिश क्या करो सब कुछ शांति से और ना नोट किया करो। पहले जब मैं एक्सप्लेन कर दूं पूरा टॉपिक, फिर नोट करने का मन है फिर करो। नहीं तो ये मैं सब कुछ आपको स्लाइड वाइड सब मिल रही है यार, आप नोट करने के पीछे क्यों भागते रहते हो। चलो ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा जियोस्ट्रॉपिक विंड, जो कि एक अलग प्रकार की विंड होती है, जेट स्ट्रीम से डिफरेंट है थोड़ी सी ये, ठीक है। तो ये हमारे अपर एटमॉस्फेयर में बहती है, और जब ये बहती है तो उसके लिए कंडीशंस क्या होते हैं वो मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन किए, कि वहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। जो आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है दोस्तों, वो आपका बैलेंस हो जाएगा कॉर्लिस फोर्स के द्वारा। और उसके बाद जो आपकी हवा बह रही होगी वो पैरेलल बहेगी आइसोबार के। ठीक, सारे टर्म्स यहां समझने होंगे, आइसोबार क्या होता है, आइसोबार का नेचर क्या होता है, सब कुछ पढ़ा चुका हूं मैं आपको। आइसोबार नजदीक होंगे तो क्या होगा, राइट, एवरी सिंगल चीज। चलो बढ़िया, आगे आते हैं। ठीक, तो ये तो बात हो गई दोस्तों हमारी इसकी हवा की। ग्रेट, अब जरा हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, राइट। तो जब हम ये सब सीख रहे हैं, एटमॉस्फेयर की बातें सीख रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर का बहुत बेसिक एक होता है गैसेस का इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो मैंने आपको उस दिन बताया था, प्लीज भूलना मत, कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होगी बाई वॉल्यूम। ओके, नाइट्रोजन का वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा नंबर वन पर। उसके बाद ऑक्सीजन, देन आपका ऑर्गन था, देन कार्बन डाइऑक्साइड था, देन नियॉन था, हीलियम था, क्रिप्टॉन, जेनॉन, फिर जाके आता है हाइड्रोजन। तो ये गैसेस का ऑर्डर था, मैं यहां लिख दे रहा हूं, राइट। अगर मैं परमानेंट गैसेस की बात करूं जो हमारे एटमॉस्फेयर में परमानेंट है, जिनका कंपोजिशन हमारा परमानेंट है, तो उसमें नंबर वन पर है नाइट्रोजन। देन वी हैव ऑक्सीजन, राइट। देन वी हैव ऑर्गन। ओके, देन ऑर्गन के बाद वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद फिर नियोन, फिर हीलियम, फिर क्रिप्टॉन, फिर जेनॉन, और देन लास्ट में हाइड्रोजन। ठीक है, तो कृपया ध्यान रखें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, CO2, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन और हाइड्रोजन, ये है दोस्तों आपके हमारे ऑर्डर। ठीक है, ये हैं सारे हमारे ऑर्डर। एक और चीज, अगर कोई आपसे पूछे कि मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस का है, हमारी गैसेस में मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस किसका किसका है, मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस की अगर मैं बात करूं ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, कौन सी गैस का मेजर कंट्रीब्यूशन है दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट में, तो नंबर वन पर हमारी है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। इसीलिए हम लोग कार्बन एमिशन कम करते रहते हैं, ऑलमोस्ट 58% है हमारा CO2 का। उसके बाद वी हैव मीथेन, CO2 के बाद दोस्तों वी हैव मीथेन, ऑलमोस्ट 18%। मीथेन के बाद वी हैव क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपका CFC, 13%। देन वी हैव ओजोन, गैस एक, 7%। ठीक, देन वी हैव नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड 6%। और फिर लास्ट में आता है आपका वाटर वेपर, जो कि नेग्लिजिबल आपका होता है, वेरी करता है, पोल पर कुछ और होगा, इक्वेटर पर कुछ और होगा। ठीक है, देन दोस्तों हमारा आता है वाटर वेपर। तो ये सारी चीजें कृपया हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, ये सारी चीजें अपने को दोस्तों माइंड में रखना है। उसके बाद हमने लेयर्स पढ़ा था, कि कहां पर लेयर में क्या होता है, कहां की लेयर कैसी है, राइट, वो चीज हमने पढ़ा था। ओके, प्लस जब हम हवा की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हवा में मैंने आपको पढ़ा दिया पहले तो जो हमारे परमानेंट विंड है, जहां आपने देखा नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज वगैरह। उसके अलावा आपने सीजनल विंड भी देख लिया, है ना, कि यार हमारे कोस्ट पर क्या बहती है, पहाड़ों पर क्या बहती है, वैली पर क्या बहती है। अब इसके बाद एक आपका बचता है लोकल विंड। अब लोकल विंड के भी मैं आपको लिस्ट दिखा दूंगा, बिकॉज वो रटना ही है, तो वो आप स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना, और वो अपने को याद करना होगा। लोकल विंड क्या है, जैसे आपके जो हमारे लोकल फैक्टर्स होते हैं ना दोस्तों, जैसे अभी गर्मी होगी भारत में, तो यहां पर लू बहेगी,
है ना। तो लू हो गई हमारी लोकल विंड। ऐसे ही जैसे मान लो आपका फ्रांस में मिस्ट्रल एक विंड है, फ्रांस की एक हमारी कोल्ड विंड है मिस्ट्रल, ये कोल्ड विंड है, लू आपकी वार्म विंड है। तो ऐसे करके बहुत सारी लोकल विंड्स हैं जिनके नाम मैं भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है, वो प्लीज देख लेना। चलो, तो ये है दोस्त अभी तक जो हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये सारे कर लोगे कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दोस्तों इन्वर्जन। नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वर्जन। क्या होता है भैया, समझते हैं आज हम। व्हाट एग्जैक्टली इज इन्वर्जन। तो एक फिनोमेना दोस्तों हमारा होता है इन्वर्जन का। आई एम श्योर आप लोग को पता होगा, बट नहीं पता स्टिल देख लेते हैं, जिसको पता है उसके लिए भी। अभी तक मैंने आपको ये पढ़ाया था कि आपने लेयर्स पढ़े, आपने नॉर्मली टेम्परेचर कैसे रोल करता है वो पढ़ा, प्रेशर का क्या रोल होता है वो पढ़ा, हवाएं पढ़ी, राइट। उसके बाद हम ये समझते हैं कि जितने भी आपके वेदर फिनोमेना होते हैं वो कहां होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब जो ट्रोपोस्फेयर की हमारी पहली लेयर है, नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाने पर जो आपकी पहली लेयर है जिसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है आपका, जब आप ऊपर जाते हो तो टेम्परेचर भाइयों मेरे यहां पर डिक्रीज करता है। सो टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक। टेम्परेचर मेरे भाइयों आपका डिक्रीज होता है जब आप ऊपर जाते हो, तो विथ अल्टीट्यूड, विथ एल्टीट्यूड टेम्परेचर आपका डिक्रीज करेगा। कहां पर, नॉर्मल सिचुएशन में। जैसे अभी आप अगर जमीन पर रह रहे हो, वैली में रह रहे हो, तो आपको बढ़िया लगेगा। बट जब आप और ऊपर जाते हो, पहाड़ों पर घूमने जाते होगे, है ना, तो देखा होगा आपने पहाड़ों वगैरह पर टेम्परेचर हमारा कैसे होता है, टेम्परेचर आपका ठंडा होता है, राइट। उधर कूल टेम्परेचर दोस्तों आपका हो रहा होता है। सो दिस इज हमारा इन्वर्जन। सो नॉर्मली क्या है, टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड, राइट। ये है नॉर्मल कंडीशन। लेकिन इन्वर्जन में क्या होता है, जब इन्वर्जन होता है तो इन्वर्जन में दोस्तों टेम्परेचर आपका ड्रामेटिकली इंक्रीज कर जाता है। टेम्परेचर पहली लेयर में डिक्रीज करने की बजाय टेम्परेचर इंक्रीजेस इन द फर्स्ट लेयर, ठीक। अब ये कैसे भैया, राइट, ये कैसे पॉसिबल हुआ। तो जरा इसके लिए कुछ आइडियल कंडीशंस मैं आपको सिखा देता हूं कि हमारे आइडियल कंडीशंस क्या होते हैं। मतलब इन्वर्जन के लिए, इन्वर्जन होने के लिए आपको कौन कौन से नेसेसरी कंडीशंस चाहिए होते हैं, तभी इन्वर्जन होगा, वरना नहीं होगा। ये जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो सबके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, सबके ऊपर चीजें आ रखी हैं, ठीक है। सो मेरे भाइयों आइडियल कंडीशन क्या होता है, पहला तो आपका आइडियल कंडीशन होगा लॉन्ग विंटर नाइट। फर्स्ट आइडियल कंडीशन इज कि भाई विंटर हो और रात हो, ठीक, लॉन्ग विंटर नाइट हो। सेकंड, आसमान साफ होना चाहिए, क्लियर स्काई होना चाहिए। थर्ड, हवा का मूवमेंट स्लो हो, स्लो मूवमेंट ऑफ एयर हो। और चौथा, अगर स्नो कवर्ड ग्राउंड है तो और मजा आ जाएगा, स्नो कवर्ड ग्राउंड होगा तो और मजा आ जाएगा, ठीक। तो ये आपके दोस्तों होते हैं आइडियल कंडीशन फॉर इन्वर्जन। अब मुझे सोचकर बताओ कि आसमान साफ क्यों चाहिए, बादल होंगे तो क्या दिक्कत होगी, जरा बताओ। अगर बादल हुए आसमान में तो क्या दिक्कत होगी। विशाल जी, सृष्टि जी, अंशिका जी, श्रेया जी, आदर्श भैया, मोहम्मद फरदीन, साहिल जी, अभिषेक, आदर्श, ऋषिका, पूनम, राखी, आयुष, रिमझिम, हर्षिता, अंशिका। सुनो, मेरे पड़ोस में एक भैया हैं, उनको लड़की हुई है, वो पूछ रहे थे नाम क्या रखें। तुम में से देख लेता हूं मैं। नितिन, हर्षित, गुरकीरत, खुशबिंदर, आकृति, रजत। खुशबिंदर सही लग रहा है, हीट को ट्रैप कर लेगा। ओके, ठीक है।
ओके ग्रेट, बढ़िया 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 बढ़िया। फर्स्ट लेयर में ही होता है बिल्कुल, फर्स्ट लेयर में ही आपके होगा। चलो बढ़िया। ओके, तो भाइयों यहां पर लॉन्ग विंटर नाइट होनी चाहिए, मतलब कि रात में ये फिनोमेना होगा और आसमान साफ होना चाहिए। अब इसके पीछे का रीजन समझते हैं, और यही सेम रीजन होता है जब मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी फॉग, कि फॉग बनने के लिए भी आसमान साफ क्यों चाहिए होता है। देखो दोस्तों, क्या होता है, जैसे मान लो अगर ये आप हो और यहां पर मान लो खूब सारे बादल, ठीक है, यहां पर खूब सारे बादल है हमारे, ठीक। अब होता क्या है, अर्थ का नेचर क्या है आपको पता है। दिन भर अर्थ जितने भी हीट को वो करता है, एब्जॉर्ब करता है, रात में उसको फिर रिलीज कर देता है रेडिएशन के फॉर्म में, ठीक है। रात में क्या होता है, रात में अर्थ, ये आपने पढ़ा ना कि जमीन आपकी जितनी जल्दी गर्म होगी उतनी ही जल्दी ठंडी हो जाती है, राइट भाइयों। जमीन जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी क्या होगी, ठंडी हो जाएगी, राइट। एक सेकंड, हाँ ये लेते आओ, चलेगा। सो जमीन आपकी जितनी जल्दी गर्म हो रही है उतनी ही जल्दी क्या होगी, ठंडी हो जाएगी। ओके, तो होता क्या है, दिन में जमीन ने जो भी हीट को एब्जॉर्व किया, या दिन में जो भी जमीन को हीट मिली, रात में जमीन क्या करती है, उस हीट को ऊपर भेज देती है आसमान में। अब सोचो अगर बादल होंगे धरती के आसपास, तो जो आपकी हीट उड़ रही होगी, उस हीट को क्या करेंगे बादल, उस हीट को ट्रैप कर लेंगे बादल आपके, राइट। जब हीट को ट्रैप कर लेंगे तो टेम्परेचर हमारा नीचे ही हाई हो जाएगा। और इन्वर्जन के लिए क्या करना होता है, टेम्परेचर नीचे कम हो ऊपर ज्यादा हो। इसीलिए आसमान साफ चाहिए होता है और विंटर चाहिए होता है, हवा का मूवमेंट ना हो। अगर हवा वगैरह चल रही होगी तो आपकी हीट इधर उधर फैल जाएगी, यहां वहां हो जाएगी। सीधे हवा, एकदम स्टिल एयर हो, एकदम क्लियर आसमान हो, जिससे क्या होगा, जो भी आपकी हीट है वो ऊपर की तरफ उड़ जाएगी। और जब हीट ऊपर उड़ जाएगी तो ऊपर जाकर आपका टेम्परेचर गर्म हो जाएगा, नीचे ठंडा। और यही डेफिनेशन होती है इन्वर्जन की, ठीक। कभी आपने नोटिस किया है विंटर में जिस दिन बादल होते हैं आसमान में, उस दिन फॉग नहीं होता, या उस दिन ठंड कम होती है। शायद किया हो नोटिस। घर वाले देखो बोलते हैं ना कि आज यार बादल हैं, आज ठंड कम है ना। तो जब आसमान में बादल होते हैं ठंड कम क्यों होती है, बिकॉज वो हीट को ट्रैप कर लेते हैं। जो धरती ने हीट को रिलीज किया होता है वो बादल ट्रैप कर लेते हैं, और ट्रैप कर लेंगे तो हीट हमारे सराउंडिंग में रुक जाएगी। जब हीट हमारे सराउंडिंग में रुक जाएगी तो नीचे टेम्परेचर गर्म रहेगा। इसीलिए फॉर इन्वर्जन यू नीड टू हैव क्लियर स्काई, बिकॉज अगर क्लियर स्काई है तो आपकी हीट ऊपर की तरफ उड़ जाएगी, और जब हीट ऊपर उड़ जाएगी तो ऊपर जाकर टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ योर इन्वर्जन, कि ऊपर जाकर फर्स्ट लेयर में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, सिंपल। अब ये जो आपका इन्वर्जन है दोस्तों, ये आपको मेनली देखने को मिलता है पोल्स पर। इन्वर्जन आपको मेनली पोल्स पर देखने को मिलता है, बिकॉज जो आपका फोर्थ कंडीशन है कि यार स्नो कवर्ड हमारा वो हो, स्नो कवर ग्राउंड हो। अगर जमीन पर पूरे में स्नो बिछी हुई है तो ऑब्वियस सी बात है जमीन पर टेम्परेचर नेगेटिव होगा। बट जमीन के कंपैरिजन में टेम्परेचर ऊपर अगर आप जाओगे तो थोड़ा सा उससे ज्यादा ही होता है। इसीलिए ध्यान रखना, इन्वर्जन आपको मेनली पोल्स पर देखने को मिलता है। इक्वेटर पर नहीं होगा ऑब्वियसली, लेकिन पोल पर आपको इन्वर्जन जरूर देखने को मिलता है। एक बार ये सवाल भी हमारे एग्जाम में आया था, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना हमारे इन्वर्जन के बारे में। एक और चीज, इन्वर्जन स्टेबिलिटी लेकर आता है, ये इस बार का सवाल है। रुको मैं तुमको दिखाता हूं, और ये मैं तुमको पढ़ा के भेजा था भैया, ये इस बार का सवाल है। और ये मैं आपको पढ़ा कर भेजा हुआ था रिवीजन वाली क्लास में। दिखाऊं कि इन्वर्जन लेकर आता है स्टेबिलिटी, आई गेस मैंने आपको उसमें दिखाया भी था। ये देखो, इन्वर्जन प्रमोट्स स्टेबिलिटी, और ये इस बार ही आया था आपके एग्जाम में, ठीक। तो ध्यान रखना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे कि जो हमारे इन्वर्जन है, इन्वर्जन क्या करेगा, इट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी। इन्वर्जन ब्रिंग्स स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी लेकर आता है दोस्तों हमारे।
सो इन्वर्जन दोस्तों हमारा क्या लेकर आता है, स्टेबिलिटी लेकर आता है, कहां पर, आपके हमारे लोअर लेयर में। इट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी इन लोअर लेयर। अब ये कैसे भैया, स्टेबिलिटी कैसे लेकर आएगा, सोचो। हर चीज मैं बता दूंगा तो क्या ही मजा है। एक बार मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, खुद अपना दिमाग लगाओ कि कैसे आपका इन्वर्जन स्टेबिलिटी लेकर आता होगा लोअर लेयर, और सोच कर बताओ। राइट राइट राइट। हवा तो हर जगह चलती है दोस्त। भैया बगल में शादी हो रही है, सॉन्ग्स प्ले हो रहे हैं, काफी डिस्टर्ब हो रहा है। बोल दूं क्या, आफ्टर क्लास प्ले करना, बहुत मारेंगे रोशन। इतना जोश मत लाओ पढ़ाई में। कोई बात नहीं, लेट देम एंजॉय यार। तुम्हारी पढ़ाई के लिए गाना रोक दे वो। सोनू, जो तुमने अपने नाम के आगे फ्लाइट कैडेट लगाया है, ये ऐसे नहीं मिल जाएगा भैया, हाई लेवल अगर आपको लग रहा है तो बुद्धि लगानी पड़ेगी दोस्त। चलो, क्लियर स्काई होता है, डू नॉट ट्राई हीट, ओके। दीपांशु जी आप हिंदी मीडियम से हैं, ओके। ओके प्रतीक, ओके। प्रशांत गुड, ओके। वर्टिकल एयर की मूवमेंट होती है नहीं होती है लोग, ये सोचना। चलो ठीक है। तो बेसिकली भैया वॉर वाले दिन क्लास होगी। किस दिन वॉर है ये तो बताओ। वॉर वाले दिन क्लास होगी। अरे ठीक है यार। चलो, फौज अपना काम कर रही है, अपना काम करो, ठीक है बस। देखो यहां पर एक चीज समझना दोस्तों, इन्वर्जन में क्या होता है। इन्वर्जन में अगर आपने नोटिस किया होगा, तो इन्वर्जन में पहली बात तो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं है, क्लाउड नहीं होता, नो क्लाउड। तो जब बादल नहीं होंगे तो एकदम मौसम एकदम साफ होगा ना, स्टेबिलिटी तो बोलेंगे इसको, राइट। एयर आपकी स्टेबल होती है, एयर हमारी स्टेबल होती है, तेज हवा नहीं चल रही होती, तो इसको क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी तो बोलेंगे, राइट। और एक चीज बताऊं, जो भी आपकी गर्म हवा है वो ऊपर उड़ चुकी है, नीचे ठंडी हवा है, और ठंडी हवा राइज थोड़ी ना करती है, ठंडी हवा नीचे ही बैठती है। तो ठंडी हवा नीचे बैठ जाएगी तो इसका मतलब कोई भी वर्टिकल मूवमेंट नहीं होगा विंड का, नो वर्टिकल मिक्सिंग, विंड का कोई भी वर्टिकल मिक्सिंग नहीं होगा, राइट। तो ये सारी चीजें क्या शो करती हैं कि आपके नीचे वाली लेयर में स्टेबिलिटी रहेगी, मौसम एकदम स्टेबल रहेगा, मौसम खराब नहीं होगा। बड़ा आसान सा था ये, ठीक है। तो अब मैं रिपीट कर दूं उनके लिए जिनको समझ अगर नहीं आया है, या जो थोड़ा बहुत इधर उधर बहक गए थे। दोस्तों नॉर्मली हमने पढ़ा है कि जो हमारी पहली लेयर होती है विच इज ट्रोपोस्फेयर, इन ट्रोपोस्फेयर व्हाट डू वी सी, इन ट्रोपोस्फेयर नॉर्मली वी हैव, व्हेन वी गो अपवर्ड, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपका टेम्परेचर जो होता है दोस्तों वो डिक्रीज करता है, ठीक। बट इन केस ऑफ इन्वर्जन, टेम्परेचर डिक्रीज करने की बजाय दोस्तों इंक्रीज करने लगता है, उसी को बोलते हैं इन्वर्जन। उसके लिए आइडियल कंडीशन क्या चाहिए, लॉन्ग विंटर नाइट, क्लियर स्काई, स्लो मूवमेंट ऑफ एयर, स्नो कवर्ड ग्राउंड, ये सब आपके हमारे दोस्तों आइडियल कंडीशन होते हैं उसके लिए, ठीक। ध्यान रखना। अब इन्वर्जन आपका लेकर आता है स्टेबिलिटी, वो कैसे, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये सारी चीजें दोस्तों हमारी हो गई इन्वर्जन की कहानी, कि इन्वर्जन में क्या होता है और क्या चीजें हमारी होती है, बहुत ध्यान से याद रखना, ठीक है। चलो बढ़िया। तो ये तो हो गया इन्वर्जन। अब हम आते हैं कंडेंसेशन पर, बिकॉज कंडेंसेशन से फिर आप पढ़ोगे, राइट, जो हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक होगा क्लाइमेटोलॉजी का। पूरी क्लाइमेटोलॉजी आपकी खत्म हो जाएगी, एंड आई ऑल्सो शेयर अ टेस्ट विथ यू वेरी सुन, जिसमें क्वेश्चंस होंगे केवल और केवल क्लाइमेटोलॉजी के, ठीक है, जो आपको बढ़िया समझ में आएगा, बढ़िया से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो इससे पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको ये विंड्स के नाम दिखा देता हूँ। प्लीज ये सारे विंड्स के नाम लिख लो यार। हम्म। कृपया इसको अपनी नोट्स में लिख डालो जल्दी से।
वार्म विंड विंड और कोल्ड विंड। लिखो स्क्रीनशॉट वालों, जितनी बार लिखोगे और याद करना पड़ेगा, ये सीधे पूछ लेगा सीरो को आपकी गर्म विंड है ठंडी विंड है, सीधे पूछेगा एग्जाम में। तो लिख लो भैया प्रभु, लिखिए प्लीज। आई हो आओगे फोन पे बुलाओगे रात की नींद आओगे, न आए हो न आओगे, मिटाओगे। हो गया भैया। तो आपके दोस्तों ये हमारी कुछ लोकल विंड्स हैं जो लोकल फैक्टर पर डिपेंड करती हैं, जिनको हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक हमारी होती है वार्म विंड, एक होती है हमारी कोल्ड विंड। वार्म विंड आपकी ब्लो करती है फ्रॉम लो प्रेशर टुवर्ड्स हाई प्रेशर, राइट। कोल्ड विंड आपकी ब्लो करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड्स लो प्रेशर। ठीक, आ जाओ आ जाओ। हाय गाइस, वी हैव अ गेस्ट हियर। मैम कोई ज्ञान सलाह बच्चों के लिए, पेपर कैसे क्लियर होता है? ये क्या लेके आए हो? प्रसाद कहाँ का? पूरी। गाइस मिलना बच्चों से। थैंक यू। कैसे है? कैसे आए आप? फ्लाइट से? वाओ। हाँ चलो मैं आता हूँ, ठीक है, क्लास का। थैंक यू। ओके, सो भाइयों ध्यान रखना, जो आपकी वार्म विंड और कोल्ड विंड, इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है? वो लोकल फैक्टर्स होते हैं, एक्चुअली लोकली डिसाइडेड होते हैं, ये इग्नोर करो। लेकिन ये ध्यान रखना कि वार्म विंड आपकी वार्म होगी, राइट। कोल्ड विंड आपकी ये ड्राई कम होती है वैसे, कोल्ड विंड आपकी ज्यादा ड्राई होती है, ठीक है। अरे भाई, ठंड में आप लोग मॉइस्चराइजर क्यों यूज करते हो? जो आपकी ठंडी हवाएं होती हैं वो क्या करती हैं, आपके स्किन को रफ बना देती हैं ना, ड्राई बना देती हैं। तो ठंडी हवा ज्यादा ड्राई होती है, ठीक। अब उसके बाद नाम। चलो मैं एक काम करता हूँ, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है मैं लिख दे रहा हूँ, वरना तुम आलसी हो, तुम खुद कुछ नहीं लिखोगे, मुझे पता है, आई नो यू। देखो, कुछ विंड्स के नेम जरा दोस्तों मैं आपको यहां बता दे रहा हूं, जो हमारी कुछ इंपॉर्टेंट लोकल विंड्स, ठीक है। इधर मैं कोल्ड विंड लिख रहा हूं, जो हमारी कोल्ड लोकल विंड है, और इधर मैं लिख रहा हूं आपके वार्म लोकल विंड्स, वार्म लोकल विंड्स, ठीक है। कोल्ड और वार्म। सो कोल्ड लोकल विंड्स जो दोस्तों हमारी हैं, उसमें पहला है आपका एक पंपेरो या पमेरो, ठीक। दूसरा है मिस्ट्रल, देन वी हैव बोरा, ठीक। लेवेंटर, ग्रेगल, एक और हवा है बुरन, ठीक। ये सारी हमारी इंपॉर्टेंट कोल्ड विंड है। अब ये बहती कहां पर है? पमेरो आपकी बहती है अर्जेंटीना और चाइल के आसपास। पमेरो हमारी बहती है दोस्तों अर्जेंटीना और चाइल के आसपास। मिस्ट्रल हमारी बहती है फ्रांस के आसपास। बोरा हमारी बहेगी एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी के पास। जो हमारी लेवेंटर हवा है दोस्तों, ये बहती है स्पेन में, लेवेंटर इज इन स्पेन। ग्रेगल हवा हमारी बहेगी आपके मेडिटेरेनियन रीजन में, स्पेलिंग ध्यान रखना इसकी। और बुरन आपकी बहेगी रशिया और सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान कजाकिस्तान, वो वाला जो आपका रीजन है वहां पर, ठीक है। उधर आपकी बहती है हमारी बूरन हवा। ये सारी हमारी कोल्ड हवा है, कुछ इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं वार्म हवा की, तो वार्म हवा में आपकी पहली हो गई चिनूक। चिनूक हेलीकॉप्टर भी आपने सुना होगा,
चिनूक कहाँ की? यूएसए की। देन वी हैव एक है हमारी फॉइन, FOEHN, राइट, ये कहाँ बहती है आप बताओगे? उसके बाद वी हैव सिरोको, नॉरवेस्टर, नॉर ईस्टर वैसे कोल्ड विंड है, नॉर नॉर वेस्टर हमारी हॉट विंड है, ठीक। इसके अलावा ब्रिक फील्डर, ब्रिक फील्डर, ठीक है, खमसिन, खमसिन, ठीक। और एक आपकी है हमारी हरमट्टन, हरमट्टन, ठीक है, ओके। तो अगर मैं कहाँ बहती है वो लिखूं, हरमट्टन आपकी बहती है सहारा डेजर्ट में, अफ्रीका, ठीक। खमसिन, खमसिन आपकी बहती है इजिप्ट के पास, मतलब नियर मेडिटेरियन। फिर वी हैव ब्रिक फील्डर, राइट, ब्रिक फील्डर आपके दोस्तों कहां बहती है? ऑस्ट्रेलिया में। वी हैव नॉरवेस्टर, न्यूजीलैंड में आपकी बहती है, ठीक। देन वे सिरोको, अफ्रीका और यूरोप के आसपास, अफ्रीका एंड साउथ यूरोप, मतलब ये भी आपका नियर मेडिटेरियन, राइट। अब मुझे बताओ फैन कहां बहती है भैया, ये वाली हवा कहां बहती है, जल्दी से सोच के बताओ। हाँ यूरोप लिख दो, है ना, हाँ स्विट्जरलैंड बहती है, स्विट्जरलैंड के पास। अब मैं इसी के ऊपर एक सवाल आया था सीडी इंडिया टू 2024 में, वो सवाल पूछ लूं क्या, क्या कहते हो? वो सवाल पूछ लूं क्या? संजय दत्तवाल, यहां से भगा दूंगा और यहां से भी, ठीक है, उधर से भी। अभी जो पढ़ा रहा हूं ना उस पर ध्यान लगा लो, ये फेज 1 फेज 2 टेस्ट यही सब करते रहते हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी आप कर रहे हो ये है दोस्त, उससे बड़ा कुछ नहीं है। एक सवाल पूछ लूं क्या? अगर इस सवाल का, राइट, अगर इस सवाल का जवाब तुम लोगों ने दे दिया तो फिर मुंह मांगा इनाम मिलेगा। सवाल ये है, विच वन, ये NDA 2 का सवाल, विच वन among the following, which one among the following local winds is not related, is not related to, अभी तो हम लोग बादल के बारे में पढ़ेंगे, मजा आएगा। इट इज नॉट रिलेटेड टू मेडिटेरेनियन सी, कौन सी आपकी रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ऑप्शन दे रहा हूं, पहला ऑप्शन है हरमट्टन, चीटिंग जिसने किया बहुत मारूंगा। दूसरा ऑप्शन है खमसिन, तीसरा ऑप्शन है सिरको, और फोर्थ ऑप्शन है मिस्ट्रल। चलो पोल दे रहा हूं, पोल में जवाब दो। अब भाई फंस गए। Which one among the following local winds is not related to Mediterranean Sea? अभी लिखा तुमको मैंने, फिर भी क्या यार, हरमट्टन, खमशिन, अरे ऑब्वियसली हरमट्टन है यार, ऑब्वियसली हमारी। अरे मिस्टल तुम्हारी फ्रांस के नजदीक बह रही भाई, अगर कोई भी आपकी हवा यूरोप में बह रही है दोस्तों, कोई भी अगर हवा आपकी यूरोप में बह रही है तो इसका सिंपल मतलब है मेडिटेरेनियन रीजन होगा वो, ठीक है। हरमट्टन आपकी बहती है एकदम बीचों बीच अफ्रीका में, सहारा में, ठीक है। तो इसका आंसर इज हरमट्टन, ध्यान रखें। अब केवल कितने लोग कर पाए हो, लेट मी शेयर द रिजल्ट, देख लो सामने, आपने कॉपी में लिख रखा होगा।
यही तो गलती करते हो, है ना? आपको लगता है बस ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बस अपने आप पेपर निकल जाएगा, है ना? तो एफर्ट डालना शुरू कर दो यार, कितना चिल्लाऊं मैं तुमको। चलो, ये एग्जाम में बैठे जब आप हो ना तो याद आना चाहिए, खाली मेरा पढ़ाना बहादुरी नहीं है भाई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सुधर जाओगे विद टाइम आप लोग। ओके, तो ये है हमारी दोस्तों कुछ हमारी लोकल विंड्स के नेम, लोकल विंड्स की हमारी चीजें हमने यहां पर देखी, ठीक है। चलो, अब साइक्लोन पढ़ना है हमें, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कंडेंसेशन क्या होता है वो पढ़ना है, और कंडेंसेशन के टाइप्स भी देखेंगे, ड्यू क्या है, फ्रॉस्ट क्या है, क्लाउड क्या है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं आपको इवापोरेशन और कंडेंसेशन का डिफरेंस ही बता देता हूं। एक होता है इवापोरेशन, ये बचपन की डेफिनेशन आपको याद होगी, और दोस्तों एक होता है हमारा कंडेंसेशन। इवापोरेशन और कंडेंसेशन दो भाई हैं हमारे, ठीक। इवापोरेशन क्या होता है? इवापोरेशन इज ऐसा टेम्परेचर, राइट, या नथिंग बट आपका सिंपल आपका लिक्विड का वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाना, ठीक। लिक्विड का वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाना, इसको बोलते हैं इवापोरेशन। मतलब जो आपका हमारा लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं, लिक्विड ड्रॉपलेट्स का वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाने को हम कहते हैं इवापोरेशन, ठीक है। अब वाटर वेपर जब टेम्परेचर कम होता है तो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, इसी को हम कहते हैं कंडेंसेशन। कितना आसान, ठीक है। अब कंडेंसेशन के हमारे बहुत सारे टाइप हैं जिसको अपने को पढ़ना है, राइट। कंडेंसेशन के हमारे पास बहुत सारे टाइप हैं, कंडेंसेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं जिसको अपने को पढ़ना है, जरा ध्यान से देखते हैं, ठीक। कंडेंसेशन के पहला टाइप वो है कि जो आपका कंडेंसेशन हो रहा है एबव फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब कंडेंसेशन आपका हो रहा है 0 डिग्री के ऊपर। ये है पहला आपका टाइप। दूसरा टाइप दोस्तों, जब हमारा कंडेंसेशन हो रहा हो बिलो 0 डिग्री, 0 डिग्री से नीचे हमारा कंडेंसेशन हो रहा हो। 0 डिग्री के ऊपर हो रहा हो तब क्या होता है वो पढ़ना है, 0 डिग्री के नीचे क्या होता है तब क्या हो रहा है वो भी पढ़ना है। दोनों चीज अपने को दोस्तों देखनी। तो जब 0 डिग्री का ऊपर का मतलब क्या हुआ, कंडेंसेशन किस फॉर्म में हो रहा होगा, लिक्विड के फॉर्म में हो रहा होगा। और 0 डिग्री के नीचे अगर कंडेंसेशन हो रहा है तो बहुत ऑब्वियस सी बात है किस फॉर्म में हो रहा होगा, सॉलिड के फॉर्म में हो रहा होगा, ठीक है। तो जब कंडेंसेशन 0 डिग्री के ऊपर होता है तो क्या बनता है, ड्यू बनता है, फॉग बनता है, मिस्ट बनता है, ठीक, आपका स्मॉग बनता है, या हमारे बादल बनते हैं, क्लाउड्स। बट जब कंडेंसेशन 0 डिग्री के नीचे होता है तो फ्रॉस्ट बनता है, ठीक है, स्नो बनता है, हेल स्टोन्स बनते हैं, ओले सुने होंगे आप लोगों ने। और हमारा एक ऐसा क्लाउड है जो सॉलिड फॉर्म में होता है जिसको हम कहते हैं सीरस क्लाउड। सीरस क्लाउड भी मेरे भाइयों आपका बनता है, ठीक है। तो कंडेंसेशन जब 0 के ऊपर होता है तो ड्यू बनेगा, फॉग बनेगा, मिस्ट बनेगा, स्मॉग बनेगा, क्लाउड बनेगा। जब कंडेंसेशन 0 डिग्री के नीचे होता है तो फ्रॉस्ट बनेगा, स्नो बनेगा, हेलस्टोन बनेगा, और सीरस क्लाउड बनेगा। तो इनके बारे में एक एक करके मैं आपको भी पढ़ाऊंगा, बट उसके पहले एक और चीज ध्यान रखना कि इवापोरेशन हमारा किस पर डिपेंड करता है। मैंने आपको बता दो दिया, इवापोरेशन हमारा एक चीज होती है और एक होती है हमारी कंडेंसेशन। एक और चीज दोस्तों ध्यान रखना कि इवापोरेशन आपका इंक्रीज होता है आपका अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो, मतलब जितना बड़ा एरिया होगा उतना ही ज्यादा होगा इवापोरेशन, राइट। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, इवापोरेशन इंक्रीजेस विथ, पहला, इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, इंक्रीज ऑफ एरिया। अगर आप पानी का एरिया बढ़ा दोगे तब भी हमारा इवापोरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर दोस्तों आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तब भी हमारा इवापोरेशन बढ़ जाएगा। अगर आप विंड की स्पीड को बढ़ा दोगे भाइयों, इंक्रीज ऑफ विंड स्पीड, विंड की स्पीड को अगर हम बढ़ा देंगे
तब भी हमारा इवापोरेशन बढ़ जाएगा। और अगर आप ह्यूमिडिटी को डिक्रीज कर दोगे, अभी ह्यूमिडिटी क्या होती है उस पर मैं आऊंगा अभी, डिक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी, अगर आप भाइयों ह्यूमिडिटी को डिक्रीज कर देते हो, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर, वो कितने आपके वाटर वेपर अवेलेबल हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, राइट, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ओके, अभी मैं अलग से इसको लेकर बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये चार फैक्टर होते हैं। इवापोरेशन आपका इंक्रीज होगा अगर आप एरिया बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ा दो, विंड की स्पीड बढ़ा दो, या अगर आप ह्यूमिडिटी को कम कर दो, तब भी दोस्तों इवापोरेशन आपका बढ़ जाता है। ठीक है, कृपया ध्यान रखना। कंडेंसेशन में क्या कहानी है कि आपको टेम्परेचर कम चाहिए होता है, क्योंकि आपको वाटर वेपर से लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको टेम्परेचर इवापोरेशन के कंपैरिजन में लो चाहिए होता है। अगर टेम्परेचर जीरो के नीचे हुआ तो सॉलिड में होगा कंडेंसेशन, जीरो के ऊपर हुआ तो लिक्विड में होगा कंडेंसेशन। अब दोनों केस मैंने आपको यहां लिख दिए हैं कि जब भी कंडेंसेशन होगा सॉलिड के फॉर्म में तब क्या बनेगा, जब वो लिक्विड के फॉर्म में होगा मेरे भाइयों तब क्या बनेगा। ठीक, आइए अब एक एक करके जरा इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले मेरे भाइयों बात करेंगे ड्यू की। फर्स्ट ड्यू, फर्स्ट वन इज ड्यू। हमारा ड्यू की क्या कहानी है, ड्यू बनने के लिए आपको कुछ आइडियल कंडीशंस चाहिए होते हैं, आइडियल कंडीशंस चाहिए होंगे तभी आपका ड्यू बनेगा। और वो आइडियल कंडीशंस कौन कौन से हैं देखते हैं जरा। पहला, फर्स्ट है क्लियर स्काई, सेम रीजन जो मैंने अभी आपको दिया था। दूसरा है काम एयर, ठीक। तीसरा है मेरे भाइयों हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक। और चौथा है कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट, कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट, ठीक। तो ये सारी हमारी ड्यू के लिए आइडियल कंडीशन है। ड्यू हमारा कब होता है, ड्यू आपका होता है जब आपका ड्यू पॉइंट ग्रेटर होता है फ्रीजिंग पॉइंट से। अब ये भैया समझ नहीं आया है ना कि ये क्या लिख दिया आपने। मेरे भाइयों ड्यू आपका कब बनेगा, जब आपका कंडेंसेशन होता है लिक्विड फॉर्म में। इसका मतलब कंडेंसेशन होता है 0 डिग्री से ऊपर, फ्रीजिंग पॉइंट होता है आपका 0 डिग्री, और ड्यू पॉइंट होता है वो टेम्परेचर जिस पर कंडेंसेशन होता है, टेम्परेचर एट विच कंडेंसेशन टेक प्लेस। सो जिस टेम्परेचर पर कंडेंसेशन होता है उसको हम कहते हैं ड्यू पॉइंट। तो अगर कंडेंसेशन जिस टेम्परेचर पर हमारा हो रहा है वो 0 डिग्री से ज्यादा है तो ऑब्वियसली आपका जो भी कंडेंसेशन होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा। अगर ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे होता, मतलब 0 डिग्री के नीचे होता, तो आपका बनता सॉलिड फॉर्म। तो ड्यू में भाइयों ध्यान रखना है कि ड्यू में आपका ये कहानी होती, ठीक। अब बिफोर आई कम टू दिस, आपको मुझे ह्यूमिडिटी पढ़ाना पड़ेगा, बट मुझे जरा समझाओ कि यहां पर हमें क्लियर स्काई क्यों चाहिए, क्या रीजन है। हाँ भाई दोस्तों, यहां पर ड्यू फॉर्म करने के लिए हमें क्लियर स्काई काहे चाहिए, बताइए। हम्म, ओके, बढ़िया, ठीक है। अक्षय जरा नोट करो, बोलो। अक्षित,
बादल होंगे तो गर्मी बढ़ेगी। अच्छा, और इवेपोरेशन होगा, कंडेंसेशन नहीं। ओके, ठीक है, चलो ठीक है। सो लेट मी एक्सप्लेन। ड्यू में आपको क्लियर स्काई क्यों चाहिए होता है? क्योंकि मेरे भाई, ड्यू के लिए आपको टेम्परेचर कैसा चाहिए? कम चाहिए ना। कंडेंसेशन होने के लिए यू नीड टू हैव लो टेम्परेचर ना, राइट? लो टेम्परेचर कब होगा? जब नीचे की हीट सारी उड़ गई होगी ऊपर। अगर बादल होंगे तो हीट कहां से उड़ पाएगी? कितना आसान फंडा है। इन्वर्जन में भी आपने सेम पढ़ा, यहां भी आप सेम पढ़ रहे हो। ठीक। चार जगह जो आप अभी ऑनलाइन क्लास में, दो बार आप व्हाट्सअप ओपन कर लेते हो। आप में से बहुत लोगों ने किया होगा और आपको पता है ना? आपको लग रहा है मैं नहीं देख रहा हूँ, कोई और नहीं देख रहा है। ट्रस्ट मी बेटा, देखा नहीं जाएगा आपसे अपनी जिंदगी 2-3 साल बाद। आपको हलवा लगता है ना कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, इतने ख्वाब है ना आपके। अगर मेहनत नहीं होगी ना, चाहत कितनी भी होगी, कोई नहीं मिलने वाला आपको। कोई चीज नहीं मिलने वाली। ठीक है। तो सब कुछ ठीक है। सोशल मीडिया पे मजे ले रहे हो, मीम देखने में मजा आता है, रील देखने में मजा आता है, बातें करने में, चैटिंग करने में। 2 बजे सोते हो, 3 बजे सोते हो, कोई रूटीन नहीं है। और फिर सपने क्या है आपके? कि पीडीएफ में नाम तो लिखा ही है मेरा, है ना? अफसर तो मैं बन ही जाऊंगा। सुधार लो कुछ चीजें अपनी, वरना बस दुनिया को ब्लेम करते घूमोगे आप। ठीक है। वो देखा है ना, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना गुस्सा अपने बीवी बच्चों पे निकालते हैं, या वैसे वर्षा जो भी है, वैसे बन जाओगे। ठीक है। तो थोड़ा सीरियस हो जाओ यार, जब आप पढ़ते हैं तो। आ जाओ। तो भाई, ये थे हमारे कुछ आइडियल कंडीशंस ऑफ ड्यू। ड्यू के लिए हमें चाहिए आइडियल कंडीशन। तो भैया ये सब तो ठीक था, ये समझ नहीं आया होगा आपको कि भैया ये होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस ह्यूमिडिटी। तो इसके लिए पहले समझते हैं ह्यूमिडिटी होती क्या है, राइट? एग्जैक्टली हमारी ह्यूमिडिटी क्या होती है समझते हैं। तो ह्यूमिडिटी इज नथिंग बट, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? ह्यूमिडिटी का दोस्तों मतलब होता है कितना हवा में वाटर वेपर मौजूद। वाटर वेपर, वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ठीक। कितना आपका वाटर वेपर हवा में मौजूद है, इसी को हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। खत्म। सो व्हाट एग्जैक्टली इज ह्यूमिडिटी? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। दैट्स इट, सिंपल। इसको हम मेजर करते हैं दोस्तों, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं हाइग्रोमीटर। इट इज मेजर्ड बाई हाइग्रोमीटर। ये हम दोस्तों हाइग्रोमीटर से करते हैं मेजर हमारे ह्यूमिडिटी को। ठीक। अब ह्यूमिडिटी आपके मेनली दो प्रकार की, एक होती है रिलेटिव और एक होती है एब्सोल्यूट। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो किसी एक जगह पर वाटर वेपर के 100 पार्टिकल हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, लेकिन केवल है 80। तो इसका मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो गई? 80% हो गई। तो बड़ा कॉमन सेंस है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है कि आपका जो परसेंटेज होता है मॉइस्चर का, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी। ठीक है। मतलब टोटल कितने हो सकते हैं, उसके रेस्पेक्ट में कितना मौजूद है, इसी को हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सिंपल। एब्सोल्यूट क्या होता है? आगे जब आप पॉलिटी हम लोग पढ़ेंगे ना, देन आई टीच यू कि व्हाट एग्जैक्टली इज हमारा एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये होती है कि यार किसी भी जगह पर टोटल क्षमता कितनी है, टोटल कैपेसिटी कितनी है, आउट ऑफ दैट टोटल कैपेसिटी करंट में कितने मौजूद है।
इट इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होगी? एक्चुअल अमाउंट कितना है उसी को बोलेंगे एब्सोल्यूट नंबर। तो व्हाट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी दोस्तों? जो हमारी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है ये क्या होती है? सो इट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। इसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। मतलब कि एग्जैक्टली कितना है, राइट? वो हो गया एब्सोल्यूट नंबर। रिलेटिव सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो 100% कोई चीज हो सकती है तो उसमें से कितने परसेंट है, इट इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक। अब बड़ा कॉमन सेंस है, जितनी ज्यादा होगी आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इवापोरेशन उतना कम होगा। क्यों? क्योंकि इवापोरेशन क्या होता है? नीचे से वाटर वेपर का ऊपर आना। जब ऑलरेडी ऊपर वाटर वेपर हमारे मौजूद हैं ज्यादा मात्रा में, तो जगह कहां होगी नए वाटर वेपर के लिए? इसीलिए अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है जिस दिन, उस दिन इवापोरेशन नहीं होता है। सिंपल। आ जाओ। तो सेम कहानी दोस्तों यहां थी हमारी कि ड्यू में आपको क्या चाहिए? हाई ह्यूमिडिटी। ऐसा क्यों भैया? ह्यूमिडिटी अगर हाई होगी तो ज्यादा वाटर वेपर मौजूद होंगे। जितने ज्यादा वाटर वेपर मौजूद होंगे उतना ज्यादा कंडेंस होकर लिक्विड बनेंगे, और उतना ज्यादा ड्यू का फॉर्मेशन होगा। खत्म। तो ये थी आपकी दोस्तों ड्यू की कहानी। अब मैं रिपीट कर रहा हूं अगर कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आया है। हम यहां पर पढ़ रहे हैं कंडेंसेशन। तो बचपन से हम लोग सीखते हैं इवापोरेशन और कंडेंसेशन क्या होता है। इवापोरेशन इज नथिंग बट नॉर्मल आपके लिक्विड का वाटर वेपर में कन्वर्ट होना, राइट? इसको बोलेंगे इवापोरेशन। अब इस ये वाटर वेपर जब ऊपर जाएगा तो ये वाटर वेपर वापस लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। फॉर दिस यू नीड टू हैव लोअर टेम्परेचर। जहां पर टेम्परेचर आपका लो होगा वहां पर ये कंडेंस हो जाएगा। अब कंडेंसेशन दो प्रकार के हो सकते हैं। अगर कंडेंसेशन 0 डिग्री से ज्यादा पे हो रहा है तो आपका ड्यू बनेगा, फॉग बनेगा, मिस्ट बनेगा, स्मॉग बनेगा या बादल बनेंगे। और अगर 0 डिग्री के नीचे हो रहा है तो फिर जमने वाली चीजें आपकी बनेंगी, फ्रॉस्ट, स्नो, हेलस्टोन, ठीक, सीरस क्लाउड, ये सब आपके बनने वाले हैं। ठीक है। आइए, पहले हमने पढ़ा ड्यू के बारे में। ड्यू आपका कहां बनता है? ड्यू आपका जमीन पर बनता है, राइट? कैसे बनता होगा? ड्यू को हम शबनम बोलते हैं हिंदी में, राइट? जैसे आजकल भी आप देखते होंगे रात में कभी कभी ड्यू आ जाती है, बिकॉज रात में टेम्परेचर ठंडा होता है। उससे होता क्या है, जो भी देखो कितना इंटरेस्टिंग है। इमेजिन करो दिन है, ठीक है, दिन में सूरज भैया हमारे घूम रहे हैं, ये जमीन है, जमीन पर वाटर वेपर होंगे, जमीन के आसपास क्या होंगे? वाटर वेपर होंगे, ठीक। अब रात हो गई, रात में चांद निकल आया। जब रात होगी तो टेम्परेचर कम होगा ना, तो जो वाटर वेपर होगा वो कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको पानी पानी फील होता है घास के ऊपर या बाकी चीज के ऊपर। ये विंटर में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, समर में भी कभी कभी होता है। क्रिकेट मैच अगर आप देखते हैं तो आप देखते होंगे कि आज ड्यू आई है, आज ड्यू नहीं आई। तो जिनको लगता था कि ड्यू आसमान से गिरती है, ऐसा नहीं होता। ड्यू जमीन पर ही बनती है भाई। बारिश की बात नहीं कर रहे हैं कि आसमान से गिरेगी। ड्यू आपकी जमीन पर ही बनती है। जहां पर जमीन पर जो हमारे वाटर वेपर मौजूद होंगे उनको टेम्परेचर कम मिलेगा तो वो कंडेंस हो जाएंगे लिक्विड के फॉर्म में, और हमारे पानी पानी बन जाएंगे। उनको आप टच करोगे तो आपको पानी पानी फील होगा। इसे हम ड्यू कहते हैं। अब ये सेम चीज अगर हो जहां टेम्परेचर 0 डिग्री के नीचे होगा, वहां पर सॉलिड फॉर्म में बनेंगे, उसको हम फ्रॉस्ट कहते हैं। खत आसान लगा क्या भैया दोनों चीज? पूरा साइंस समझ में आया इसके पीछे ड्यू बनता कैसे है? अभी क्लियर? बढ़िया से। ठीक है। ओपी हो गया। आज तक ज्योग्राफी इतना आसान नहीं लगा। रिपीट, रिलेटिव वाला क्या एक्सप्लेन करो सोना क्या?
रिलेटिव में आपका ये होता है कि कोई चीज कितनी है उसके रिस्पेक्ट में आप निकालते हो ना, कि 100 अगर कोई चीज है तो उसमें से कितने परसेंट अवेलेबल है। चलो, ये था दोस्तों हमारा ड्यू, और ड्यू के साथ साथ फ्रॉस्ट, दोनों चीज कवर हो गए यहाँ पर। डिफरेंस क्या है दोनों में? फ्रॉस्ट बस ये है, ड्यू में आपका टेम्परेचर होता है 0 के ऊपर, फ्रॉस्ट में होता है 0 के नीचे, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करेंगे फॉग की। व्हाट एग्जैक्टली इज फॉग? बहुत प्यार से देखना, सब कुछ सेम है। फॉग कैसे बनता होगा? ठीक, फॉग आपके हमारे, इनको हम मिनी क्लाउड्स बोलते हैं। फॉग हमारे होते हैं मिनी क्लाउड्स। ठीक, ये आपके हमारे सरफेस के ग्राउंड के नजदीक बनते हैं, नियर ग्राउंड। ठीक, ये आपके सरफेस या ग्राउंड के नजदीक बनेंगे दोस्तों। ठीक है, नियर ग्राउंड आपके बनता है कौन? हमारे फॉग। ठीक, ध्यान रखना जो आपके फॉग होते हैं, इसको मैं एक काम करता हूँ, रुको अलग में कर ले रहा हूँ बिकॉज ज्यादा हो जाएगा, रुको।